नमस्कार दोस्तों मैं राजेश आप सबका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर। तो हमने जैसे पिछली क्लास में पढ़ा था कि हमने पॉलिटिकल साइंस के MCQ स्टार्ट किए थे जो आपके प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम्स के अंदर आए हुए हैं, अलग अलग एग्ज़ाम्स के अंदर। तो आज की जो हमारी क्लास है इसके अंदर हम उसी सीरीज़ को आगे बढ़ाएंगे। तो सारे बच्चे जल्दी से एक बार जुड़ जाओ और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो ताकि सारे बच्चे हमारी क्लास के साथ जुड़ सकें और सारे बच्चे जो हैं वो इस क्लास को देख सकें। ये MCQ जो सीरीज़ है इसको स्टार्ट करने का हमारा जो मकसद है वो यही है कि आपके एग्ज़ाम में किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कैसे आपको उन एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना है, ये आपको प्रैक्टिस करवाई जा सके। कि बच्चे थ्योरी पढ़ते हैं लेकिन MCQ की प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप क्वेश्चन आंसर्स या उनकी प्रैक्टिस कर कर नहीं देखोगे तब तक एग्ज़ाम में जो है आप क्वेश्चन को ठीक ढंग से अटैम्प्ट नहीं कर सकते भाई। तो इसीलिए हमने ये अपने YouTube चैनल के ऊपर ये सीरीज़ स्टार्ट की है। सबसे पहले हम पॉलिटिकल साइंस को डिस्कस कर रहे हैं और साथ के साथ हम उसके थ्योरी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। ये नहीं कि अकेला बस आपको आंसर बताया और बात ख़त्म, ऐसा नहीं होता। जो कॉन्सेप्ट है उस क्वेश्चन का सारा वो मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ। और आपको अगर क्लास अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसको एक बार शेयर ज़रूर कर दीजिए और चैनल को जिन बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक वो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे टाइम टू टाइम क्लास का। तो चलो बिना टाइम गवाए हम स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो आपकी स्क्रीन के ऊपर है। आप देखो, संविधान के किस संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों की श्रेणी से निकाल दिया गया है? ये आपसे पूछ रहा है कि किस संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को जो है मौलिक अधिकारों की श्रेणी से निकाल दिया गया है। पहली बात तो मैं आपको बताऊं कि जो संपत्ति का अधिकार है बेटा, वो संपत्ति का जो अधिकार है ये होता था पहले अनुच्छेद 31 के अंदर, आर्टिकल 31 के अंदर संपत्ति का अधिकार था। और आपको पता है कि अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक जो आर्टिकल हैं ये फंडामेंटल राइट्स या मौलिक अधिकारों के आर्टिकल हैं। जब 31 में होता था संपत्ति का अधिकार तो ये मौलिक अधिकारों की श्रेणी के अंदर आता था। लेकिन हुआ क्या, हमारे देश के संविधान में एक संशोधन हुआ जिसको जाना जाता है 44वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के अंदर। इसके द्वारा क्या किया गया, संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों से निकाल दिया गया। मतलब आर्टिकल 31 से इसको हटा दिया गया। और आर्टिकल 31 से हटाकर बेटा इसको कहाँ रखा गया है? तो इस क्वेश्चन का आंसर तो आपको मिल गया होगा कि जो संपत्ति का अधिकार है इसको 44वें संविधान संशोधन के द्वारा इसको हटाया गया था। तो ये एक 42वां संविधान संशोधन है बेटा और एक 44वां संविधान संशोधन है। एक 1976 में हुआ था 42वां और एक 1978 में हुआ था 44वां। दोनों बहुत कंफ्यूज करते हैं बच्चों को कि 42वें के तहत क्या था, 44वें के तहत क्या हुआ था। जहाँ पर भी संविधान में कुछ ना कुछ बातें जोड़ने की बात आएगी बेटा, ये कैसे जोड़ा गया था, जोड़ने की बात आएगी वो 42वें संशोधन के तहत होगा। जैसे मौलिक कर्तव्य जोड़े गए 42वें संविधान संशोधन के द्वारा, तो जोड़ने की बात होगी 42वां संशोधन मोस्टली। और जब कोई चीज़ हटाने की बात आएगी वो 44वां। जैसे संपत्ति का अधिकार कब हटाया गया? 44वें संशोधन के द्वारा हटाया गया। पहले चीज़ें जुड़ेंगी बाद में ही तो हटेंगी। इसका मतलब क्या होगा, पहले 42वें के द्वारा चीज़ें जोड़ी गई और बाद में 44वें के द्वारा हटाई गई। ऐसे इसको आप याद रख सकते हो। तो 44वें संशोधन के द्वारा इसको हटा दिया गया और हटाकर संपत्ति के जो अधिकार है इसको कहाँ रख दिया गया है? तो आपको ध्यान रखना है, पहले अनुच्छेद 31 में होता था, अब संपत्ति के अधिकार को कहाँ रख दिया गया है? अनुच्छेद 300A में रख दिया गया है इसको। और पहले जो संपत्ति का अधिकार होता था वो भाग 3 में होता था जब अनुच्छेद 31 में होता था। अब संपत्ति के अधिकार को क्या कर दिया गया है? भाग 12 के अंदर शामिल कर दिया गया है, ध्यान रखना है। दूसरा आपको ध्यान रखना है कि संपत्ति का अधिकार पहले तो क्या होता था, ये मूल अधिकारों के अंदर आता था, मौलिक अधिकारों के अंदर आता था। लेकिन आपसे क्वेश्चन ये पूछ ले कि वर्तमान में संपत्ति का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? तो ध्यान रखना है, वर्तमान में संपत्ति का अधिकार जो है एक प्रकार का विधिक अधिकार है। विधिक कह लो या इसको कानूनी अधिकार भी आप कह सकते हो। जब ये 300A में रखा हुआ है संपत्ति का अधिकार, इसका मतलब क्या है, ये अभी वर्तमान में ये मौलिक अधिकार ना होकर ये एक कानूनी अधिकार है बेटा। ठीक है, तो ध्यान रखना है। तो आपका उत्तर होगा 44वां संविधान संशोधन। और ये कब हुआ था वो भी ध्यान रखना है, 1978 में। 42वां कब हुआ था? 1976 में हुआ था, आपातकाल के दौरान हुआ था 42वां संविधान संशोधन, ध्यान रखना है। चलो
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया कि स्वतंत्र भारत में राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे। स्वतंत्र भारत में राज्यसभा के पहले सभापति कौन थे। तो आपको पता होना चाहिए बेटा कि राज्यसभा का जो सभापति होता है, राज्यसभा का सभापति जो होता है बेटा वो कौन होता है। राज्यसभा का सभापति होता है उपराष्ट्रपति। जो हमारे देश का उपराष्ट्रपति होगा वही हमारे देश की राज्यसभा का सभापति भी होगा। तो साफ सी बात है, इस क्वेश्चन को आपसे ऐसे भी पूछ सकता है कि हमारे देश के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे। बात तो एक ही है, जो उपराष्ट्रपति होगा वही राज्यसभा का सभापति भी होगा, हमें इतना पता है। तो हमारे देश के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे, तो आपको पता है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो है हमारे देश के पहले उपराष्ट्रपति थे। इसका मतलब राज्यसभा के पहले सभापति भी कौन हो जाएंगे, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन हो जाएंगे। और हमारी जो राज्यसभा है बेटा, इस राज्यसभा का गठन पहली बार कब हुआ था, आपको ध्यान रखना है। राज्यसभा की जो पहली बैठक हुई थी वो 13 मई 1952 को पहली बैठक हुई थी। और राज्यसभा क्या है, एक प्रकार का स्थायी सदन है। ये स्थायी सदन का मतलब होता है कि राज्यसभा कभी भंग नहीं होती। 1952 में जब इसका गठन हुआ था तो 1952 से लेकर लगातार आज 2022 तक जो है राज्यसभा निरंतर काम कर रही है, बीच में कभी भंग नहीं हुई। मतलब सारे के सारे सदस्य इसके कभी एक साथ रिटायर नहीं हुए। आप मुझे कमेंट करके बताओ, जब 1952 में पहली बार राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव हुआ था, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल आपको पढ़ा होगा आपने कि 6 वर्ष का होता है। तो 1952 में जब पहली बार राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव हुआ, 6 साल का कार्यकाल होता है। सारे सदस्य एक साथ चुने गए 1952 में, तो सारे एक साथ रिटायर भी तो होने चाहिए 1958 में। और अभी मैं आपसे कह रहा हूँ कि ये राज्यसभा 1952 में बनी और उसके बाद कभी सारे सदस्य एक साथ रिटायर नहीं हुए। ऐसा कैसे पॉसिबल हो गया बेटा। 52 में सारे सदस्य चुने गए एक साथ, 6 साल का कार्यकाल होता है, तो 58 में तो रिटायर होना था इनको। तो सारे सदस्य एक साथ रिटायर क्यों नहीं हुए थे, क्या प्रक्रिया रही होगी उस समय, कैसे राज्यसभा की शुरुआत की गई थी, आप मुझे कमेंट करके बताओ। अगर नहीं पता है तो अगली क्लास में फिर मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। तो राज्यसभा से आपको ध्यान रखना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन के ऊपर कि स्वतंत्र भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे। भारत के पहले लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे। तो लोकसभा के अध्यक्ष की बात करें बेटा, तो लोकसभा आपको ध्यान रखना है, लोकसभा एक प्रकार का अस्थायी सदन होता है। लोकसभा एक अस्थायी सदन होता है, इसके सारे सदस्य एक साथ रिटायर होते हैं और लोकसभा के सदस्यों का जो चुनाव होता है वो प्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है, डायरेक्ट इलेक्शन होता है हमारे देश में। और वर्तमान में हमारे देश की लोकसभा के अंदर 545 सदस्य हैं जो काम कर रहे हैं। अब होता क्या है कि लोकसभा का अध्यक्ष कौन बनता है, अध्यक्ष कह सकते हैं इसको, या इंग्लिश में इसको स्पीकर भी बोल सकते हैं बेटा। ये HSSC के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है, हरियाणा डी ग्रुप का एग्जाम था, उसके अंदर पूछा गया था कि लोकसभा के पहले स्पीकर कौन थे। अध्यक्ष नहीं, स्पीकर लिखा हुआ था हिंदी में इस तरह से। तो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो गए कि अध्यक्ष तो पढ़ रखा है, ये स्पीकर क्या आ गया। स्पीकर अध्यक्ष को ही बोलते हैं इंग्लिश के अंदर, ध्यान रखना है। तो 545 जो लोग चुनकर जाते हैं, ये 545 लोग क्या करते हैं, अपने अंदर से अपना एक स्पीकर चुन लेते हैं, अपना एक अध्यक्ष चुन लेते हैं। मतलब इन 545 लोगों में से, चुने हुए लोगों में से ही क्या होगा, एक व्यक्ति जो है, या लोकसभा के सदस्यों में से, चुने हुए नहीं, लोकसभा के सदस्यों में से ही एक व्यक्ति क्या होगा, लोकसभा का अध्यक्ष या स्पीकर बनेगा। और वो बहुमत से बन जाएगा, जिस भी पार्टी की बहुमत होगा उस पार्टी का कोई सदस्य जो है वो स्पीकर बन जाता है। क्वेश्चन ये है कि लोकसभा के अध्यक्ष जो हैं वो पहले कौन थे। तो पहले अध्यक्ष आपसे पूछा है तो ध्यान रखना है, GV मावलंकर जो है वो हमारी लोकसभा के पहले अध्यक्ष थे, ठीक है। GV मावलंकर, ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है आपके पेपर के लिए ये। इसके अलावा ये जो आपको दूसरा ऑप्शन दिखाई दे रहा है, M अनंत शयनम अयंगर, ये भी आपको ध्यान रखना है बेटा। ये लोकसभा के पहले डिप्टी स्पीकर थे, या हम कह सकते हैं उपाध्यक्ष थे पहले। जब GV मावलंकर अध्यक्ष होते थे उस समय अनंत शयनम अयंगर जो है ये लोकसभा के उपाध्यक्ष हुआ करते थे। राजेंद्र प्रसाद को आप सब जानते हो, भारत के पहले राष्ट्रपति थे और साथ के साथ संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष भी थे ये बेटा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जम्मू कश्मीर को संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है, नहीं दर्जा प्राप्त था, है ना। इस क्वेश्चन को ऐसे पूछेगा अभी आपसे एग्जाम में कि जम्मू कश्मीर को संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत एक विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त था, आपसे पूछना चाह रहा है।
तो आप बताओ क्या अनुच्छेद 360 के अंतर्गत होगा, 35 के अंतर्गत, 371 या अनुच्छेद 370 के अंतर्गत? ये तो बहुत फेमस है बेटा। जम्मू कश्मीर को जो है अनुच्छेद 370 के तहत विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था, जो अभी वर्तमान में हटा दिया गया है इसको। तो क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है आपसे, अनुच्छेद 370 को कब हटाया गया था? तो ध्यान रखना है, लोकसभा में से ये बिल पास हुआ था 5 अगस्त 2019 को। 370 को हटाने का जो बिल है लोकसभा और राज्यसभा या संसद से 5 अगस्त 2019 को पास हुआ था, लेकिन इसको लागू कब किया गया था आपसे पूछे, या जम्मू कश्मीर और लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश कब बनाया गया था, ये लागू कब से हुआ था? तो 31 अक्टूबर 2019 से इसको लागू किया गया था बेटा। 31 अक्टूबर से ही क्यों लागू किया गया था? क्योंकि 31 अक्टूबर को क्या होता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्मदिन होता है। और सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्मदिन को क्या किया जाता है, एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्योंकि भारत को एक करने में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अपनी अहम भूमिका निभाई थी, इसीलिए इनके जन्मदिन को एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। और उन्हीं के जन्मदिन पर क्या हुआ था, जम्मू कश्मीर और लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था 31 अक्टूबर 2019 को। अनुच्छेद 371 के तहत आपको ध्यान रखना है, नागालैंड जो है, इस नागालैंड को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया। अनुच्छेद 35 के अंतर्गत ये कहा गया है कि संसद जो है वो मौलिक अधिकारों को और ज़्यादा प्रभावी बनाने के लिए कानून बना सकती है, क्योंकि अनुच्छेद 35 आपको पता है मौलिक अधिकारों में आता है, 12 से लेकर 35 तक मौलिक अधिकार है। तो अनुच्छेद 35 में कहा गया है कि संसद मौलिक अधिकारों को और ज़्यादा प्रभावी बनाने के लिए और ज़्यादा मजबूती देने के लिए कानून जो है वो बना सकती है। अनुच्छेद 360 में क्या है बेटा, अनुच्छेद 360 में आपको ध्यान रखना है कि वित्तीय आपातकाल का वर्णन किया गया है। इसके तहत भारत में वित्तीय आपातकाल लगाया जा सकता है अनुच्छेद 360 के तहत, जो आज तक भारत में कभी नहीं लगा। वित्तीय आपातकाल की स्थिति आज तक भारत में कभी नहीं आई है। वित्तीय आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति करता है। यदि अर्थव्यवस्था के अंदर थोड़ी बहुत क्या ज़्यादा गड़बड़ी हो जाए तो राष्ट्रपति अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है, जिसमें राज्यों को मिलने वाले पैसे में कटौती की जा सकती है, मुख्य पदाधिकारियों के वेतन में कटौती की जा सकती है, कई सारे सरकार कदम उठा सकती है जो अर्थव्यवस्था के हिसाब से सरकार को ठीक लगेंगे। वो 360 के तहत होता है, आज तक भारत में कभी घोषित नहीं हुआ। अब इसमें एक बात और ध्यान रख लो, अनुच्छेद 352 जो है इसके द्वारा लगाया जाता है राष्ट्रीय आपातकाल, और अनुच्छेद 356 जो है इसके तहत लगाया जाता है राष्ट्रपति शासन। राष्ट्रपति शासन, वैसे राष्ट्रपति शासन दो अनुच्छेद के तहत लगता है, 356 और 365 दोनों जो आर्टिकल हैं वो राष्ट्रपति शासन से संबंधित है। जब कभी हम राष्ट्रपति शासन इसके बारे में पढ़ेंगे आपातकाल के बारे में, तब हम डिस्कस करेंगे 356 और 365 के तहत कैसे कैसे आपातकाल राष्ट्रपति शासन लग सकता है। ठीक है, तो ये सारे ध्यान रखने हैं भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ जल्दी से कि लोकसभा सदस्यों को शपथ ग्रहण कौन कराता है? लोकसभा सदस्यों को शपथ ग्रहण कौन कराता है? पहला ऑप्शन है कोई शपथ नहीं होती, लोकसभा के सदस्यों की कोई शपथ नहीं होती। दूसरा ऑप्शन है उपराष्ट्रपति। तीसरा ऑप्शन है राष्ट्रपति अथवा उसके द्वारा अधिकृत व्यक्ति, मतलब कोई अथॉराइज्ड पर्सन। और चौथा है प्रधानमंत्री। अब बताओ कौन लोकसभा के सदस्यों को शपथ दिलवाता है? तो आपको पता होना चाहिए कि लोकसभा के सदस्यों को शपथ जो है वो राष्ट्रपति या राष्ट्रपति द्वारा ऑथराइज्ड किसी व्यक्ति के द्वारा दिलवाई जाती है। अब व्यवहार में होता क्या है बेटा, व्यवहार में ये होता है कि जब लोकसभा नए नए सदस्य जब चुनकर जाते हैं लोकसभा के, तो सदस्य चुनकर जाते हैं तो उनको शपथ दिलवाने का काम होता है राष्ट्रपति का। राष्ट्रपति क्या करता है, राष्ट्रपति एक किसी व्यक्ति को शपथ दिलवा देता है। मान लो लोकसभा के 543 सदस्य जीत कर गए, दो तो मनोनीत होते हैं, 543 जो जीत कर गए हैं मान लो, अब मनोनीत वाली व्यवस्था भी खत्म कर दी गई है, आगे से मनोनीत नहीं होंगे अगली हमारी लोकसभा से। तो 543 जो सदस्य जीत कर जाते हैं, इन सदस्यों में से क्या होता है, किसी एक व्यक्ति को शपथ दिलवा देता है, और जिस व्यक्ति को राष्ट्रपति शपथ दिलवाता है उस व्यक्ति को कहा जाता है प्रोटेम स्पीकर। ध्यान रखना है, उस व्यक्ति को क्या कहा जाता है, प्रोटेम स्पीकर कहा जाता है। ये प्रोटेम स्पीकर का काम क्या होता है, राष्ट्रपति इसको ऑथराइज कर देता है। ऑथराइज मतलब इसको स्वीकृति दे देता है कि आप बाकी बचे हुए सदस्यों को शपथ दिलवाओ।
ये प्रोटेम स्पीकर क्या करता है, बाकी बचे हुए सदस्यों को शपथ दिलवाता है तब तक जब तक कि नया जो स्थायी है अध्यक्ष ना चुन लिया जाए। जब तक स्थायी अध्यक्ष नहीं चुन लिया जाएगा तब तक प्रोटेम स्पीकर जो है वो अपने पद के ऊपर रहेगा और बाकी सदस्यों को शपथ दिलवाएगा। तो उसको जो अधिकृत व्यक्ति है उसको प्रोटेम स्पीकर बोलते हैं, ध्यान रखना है। और हमारे लोकसभा के पहले प्रोटेम स्पीकर जो थे वो वही थे बेटा जी.वी. मावलंकर। जी.वी. मावलंकर ही पहले प्रोटेम स्पीकर थे और जी.वी. मावलंकर ही बाद में पहले स्पीकर बन गए थे। आप मुझे कमेंट करके बताओगे जो अभी वर्तमान में हमारी 17वीं लोकसभा चल रही है ना, 17वीं लोकसभा चल रही है, 2019 में चुनाव हुए थे, 2024 तक का कार्यकाल है इसका। 17वीं लोकसभा में प्रोटेम स्पीकर कौन बने थे? 17वीं लोकसभा में प्रोटेम स्पीकर कौन बने थे? आप मुझे कमेंट करके जल्दी से बताओगे, नहीं तो फिर अगली क्लास में इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, जल्दी से बताना कमेंट करके हमारी 17वीं लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर कौन थे। चलो नेक्स्ट देखो, चलो ये क्वेश्चन भी आपसे एचएसएससी पूछ चुकी है। किस सामाजिक बुराई को दूर करने के लिए शारदा एक्ट बनाया गया था? पहली बात तो शारदा एक्ट कब आया था, तो आपको ध्यान रखना है शारदा एक्ट आया था 1929 के अंदर। 1929 में शारदा एक्ट लाया गया था। और शारदा एक्ट क्या था ये ध्यान रखना है, शारदा एक्ट लाया गया था बाल विवाह जो है इसको दूर करने के लिए, चाइल्ड मैरिज जो है इस सामाजिक बुराई को दूर करने के लिए लाया गया था। और शारदा एक्ट के तहत क्या किया गया था, जो लड़कियां हैं लड़कियों की शादी की न्यूनतम आयु 14 साल फिक्स कर दी गई थी और जो लड़के हैं लड़कों की शादी की आयु है ये 18 साल फिक्स कर दी गई थी शारदा एक्ट के तहत। छुआछूत का जो अंत है ये हमने कल वाली क्लास में पढ़ा था, ये छुआछूत का अंत अनुच्छेद 17 के अंदर किया गया है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके पेपर के लिए। ठीक है, बाद में जो आयु है उनको बढ़ाकर 14 और 18 से बढ़ाकर अब कितना कर दिया गया है इनको, अभी वर्तमान में जो है वो लड़कियों की 18 साल और लड़कों की 21 साल की आयु है न्यूनतम शादी की। लेकिन हमारी केंद्रीय मंत्रिपरिषद ने जो है मान्यता दे दी है कि लड़कियों की आयु जो है उसको बढ़ाकर भी कितना किया जाए, 21 वर्ष किया जाए, लेकिन अभी तक किया नहीं गया है। संसद से बिल पास होगा तो वो आगे लड़कियों की एज भी 21 साल सरकार चाहती है कि कर दी जाए, ताकि लड़कियों को और ज़्यादा अवसर मिले पढ़ने के, और ज़्यादा अवसर मिले अपने जो है सामाजिक स्तर को ऊंचा उठाने के लिए। ठीक है, ताकि उनका स्वास्थ्य भी ठीक रहे। कम उम्र में शादी होती है तो बाद में अपने करियर के ऊपर ध्यान नहीं दे पाती लड़कियां, जिस वजह से सरकार चाहती है कि लड़कियों की आयु बढ़ाकर भी कितनी कर दी जाए शादी की, 21 साल कर दी जाए भाई। तो जिन्होंने अब तक नहीं की है शादी, और लड़कियों की बात कर रहा हूँ, और जो करना चाहता है जिसकी 18-19 साल शादी जल्दी से कर लो, वरना बाद में 21 साल बढ़ा दिया जाएगा, 2-3 साल और वेट करना पड़ेगा आपको। सरकार जल्दी ही बिल लेकर आने वाली है, ये 18 से बढ़ाकर 21 करने वाली है लड़कियों की शादी की उम्र भी। तो आपके क्वेश्चन का आंसर मिल गया, शारदा एक्ट जो है वो बाल विवाह के लिए था, 1929 के अंदर आया था, ध्यान रखना। अगला देखो, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी, तो मैं आपको बताऊं। देखो, संविधान सभा की जो पहली बैठक है वो हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। और इस पहली बैठक में क्या हुआ था, पहली बैठक में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को भारत का संविधान सभा का अध्यक्ष चुना गया था। सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अध्यक्ष, और अध्यक्ष भी कैसे चुने गए थे भाई, ये अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे, एक ही दिन के लिए चुने गए थे। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको मिल गया। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी, तो पहली बैठक हुई है बेटा 9 दिसंबर 1946 को। ठीक है, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा इस दिन संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे। ठीक है, दूसरा जो अगली बैठक हुई थी इनकी, दूसरी बैठक हुई थी 11 दिसंबर 1946 को। इस दूसरी बैठक में क्या हुआ था, तो ध्यान रखना है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष चुन लिए गए थे भाई। ठीक है, स्थायी रूप से अध्यक्ष चुन लिए गए थे, और ये जब तक संविधान नहीं बन गया तब तक हमारे संविधान सभा के अध्यक्ष रहे थे। दूसरा, इसी बैठक में, दूसरी बैठक में क्या हुआ था, आपको ध्यान रखना है, एच.सी. मुखर्जी तथा एक और ध्यान रखना, टी कृष्णामाचारी,
ये दो लोग हैं, इन दोनों लोगों को संविधान सभा का उपाध्यक्ष चुना गया था। ठीक है, एच.सी. मुखर्जी और टी.टी. कृष्णमाचारी संविधान सभा के उपाध्यक्ष चुने गए थे दूसरी बैठक में। अच्छा, और क्या हुआ था दूसरी बैठक में, तो ध्यान रखो, बी एन राव को संविधान सभा का एडवाइजर चुना गया था, मतलब सलाहकार चुना गया था दूसरी बैठक के अंदर। ये संविधान सभा के सलाहकार थे। और बी एन राव से ध्यान रखना है कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में जज बनने वाले पहले भारतीय भी थे बी एन राव। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में जज बनने वाले पहले भारतीय बी एन राव। दूसरा, सबसे अधिक समय तक आरबीआई के गवर्नर भी रहे हैं बी एन राव। सबसे लंबे समय तक आरबीआई के गवर्नर रहने वाले बी एन राव। संविधान सभा के सलाहकार बी एन राव। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में जज बनने वाले पहले भारतीय बी एन राव। और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय पूछे कहाँ स्थित है, तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय स्थित है बेटा द हेग में। और द हेग पूछ ले कहाँ पर है, तो नीदरलैंड्स में। ठीक है, ये स्थित है नीदरलैंड्स के अंदर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया आपसे कि भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे। अब इतना आसान क्वेश्चन कौन पूछता है वे। भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे, आपको सबको पता होगा इस क्वेश्चन का आंसर। बताओ जल्दी से, कौन थे भारत के पहले उप प्रधानमंत्री। पंडित जवाहरलाल नेहरू तो क्या थे, भारत के पहले प्रधानमंत्री थे भाई, पहले प्रधानमंत्री। और सबसे लंबा कार्यकाल भी पंडित जवाहरलाल नेहरू का है प्रधानमंत्री के रूप में। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, आपको ध्यान रखना है, भारत के पहले कानून मंत्री। इसके अलावा प्रारूप समिति के अध्यक्ष। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष भी थे, कानून मंत्री भी रहे थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल जो हैं, ये सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं, ये भारत के पहले उप प्रधानमंत्री थे भाई। भारत के पहले उप प्रधानमंत्री, भारत के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल। किस नाम से इनको जाना जाता है, तो ध्यान रखना है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को एक तो लौह पुरुष कहा जाता है, दूसरा इनको कहा जाता है भारत का बिस्मार्क। भारत का बिस्मार्क भी इनको कहा जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को। और सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो मूर्ति है, सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति है गुजरात में, जिसको कहा जाता है स्टैचू ऑफ यूनिटी। ठीक है, स्टैचू ऑफ यूनिटी। और ये विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति है, 182 मीटर हाइट है इसकी, ध्यान रखना है। नर्मदा नदी के तट के ऊपर स्थित है ये मूर्ति। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो, अगला है भारत में संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन। संघ राज्य क्षेत्रों का मतलब होता है केंद्र शासित प्रदेश। इनका मतलब बताओ ना, जब तक मतलब नहीं पता होगा तब तक प्रश्न का उत्तर तो वैसे नहीं कर सकते। केंद्र शासित प्रदेश या यूनियन टेरिटरी का प्रशासन किसके द्वारा होता है, बताओ जल्दी से। केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन कौन संभालता है, तो जैसे राज्यों के अंदर राज्यपाल होता है, राज्यों का जो प्रशासनिक मुखिया होता है या कार्यपालिका का जो मुखिया होता है वो कौन होता है, राज्यपाल। वैसे ही केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन कौन संभालता है, उपराज्यपाल संभालता है। जैसे मैंने कल वाली क्लास में बताया था कि जम्मू और कश्मीर जो है, जब इसको केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था, तो जम्मू और कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बनाने के बाद इसके पहले उपराज्यपाल जो बने थे वो बने थे गिरीश चंद्र मुर्मू, जो वर्तमान में क्या है, अभी हमारे देश के कैग हैं। और जम्मू और कश्मीर के वर्तमान में जो उपराज्यपाल हैं, वर्तमान में उपराज्यपाल का नाम मैंने बताया था कल, कौन था, मनोज सिन्हा। ठीक है, ध्यान रखो। ये मुख्यमंत्री तो स्टेट में होता है, राष्ट्रपति हमारे देश में कार्यपालिका का मुखिया होता है। ठीक है, ध्यान रखना है। तो केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन को कौन संभालता है बेटा, उपराज्यपाल, या इंग्लिश में बोलते हैं इसको लेफ्टिनेंट गवर्नर, LG। लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है वो प्रशासन संभालता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, अगला है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्षता तथा अखंडता शब्दों को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। ठीक है, भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है, इसकी दो बातें ध्यान रखना है। प्रस्तावना जो है इसको भारतीय संविधान की आत्मा भी कहा जाता है।
भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है। और प्रस्तावना भारतीय संविधान में शामिल करने का जो विचार है वो कहाँ से लिया गया है, उसको अमेरिका के संविधान से लिया गया है। जबकि प्रस्तावना की जो भाषा है, वो प्रस्तावना की भाषा हमने कहाँ से ली है, वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली है। ठीक है। और उस प्रस्तावना के अंदर कितनी बार संशोधन हो चुका है अगर आपसे पूछे तो प्रस्तावना में केवल एक ही बार संशोधन हुआ है। और वो कौन सा संशोधन हुआ है वो आपको बताना है कि समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता जो शब्द है वो किस संशोधन के द्वारा जोड़े गए थे। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, अगर आपको याद है तो, कि जोड़ने की बात जब भी आएगी तो कौन सा संविधान संशोधन हो जाएगा। कौन सा टिक करोगे जल्दी से बताओ। जोड़ने की बात आएगी तो 42वां संविधान संशोधन 1976। और जब कोई चीज़ हटाने की बात आएगी तो 44वां संविधान संशोधन। तो साफ सी बात है, अगर वो चीज़ याद है तो आपका उत्तर आपके सामने है। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 के अंदर जो है वो ये तीनों शब्द जोड़े गए थे भारतीय संविधान के अंदर। इस संशोधन को ऐसे भी पूछ सकते हैं भी कौन सा जो संविधान संशोधन है वो आपातकाल के दौरान भारत के संविधान में हुआ था। तो 42वां ही आपातकाल के दौरान किया गया था बेटा। आपको पता है कि 25 जून 1975 को इंदिरा गांधी की सरकार ने देश में आपातकाल लगाया था, राष्ट्रीय आपातकाल। और इसको 1977 के अंदर हटाया था, मार्च के अंदर। तो 77 में हटा, तो 76 में संशोधन हुआ। तो आपातकाल के दौरान ही संशोधन हुआ था, ध्यान रखना है। इस संशोधन के द्वारा क्या किया गया था, जो हमारी लोकसभा का जो कार्यकाल है, लोकसभा का कार्यकाल 5 से बढ़ाकर 6 साल का भी कर दिया गया था, ध्यान रखना है। लोकसभा का कार्यकाल 5 साल से बढ़ाकर 6 साल कर दिया गया था। ठीक है, चलो, तो आपका उत्तर हो जाएगा 42वां संशोधन। अगला देखो, यदि भारत का राष्ट्रपति पद त्याग करना चाहता है तो उसे पद त्याग का पत्र किसे भेजना पड़ता है। मतलब सिंपल सी बात है, आपसे पूछ रहा है कि राष्ट्रपति अगर अपना त्याग पत्र देना चाहे तो राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे देगा भाई। तो राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको देते हैं, हमेशा त्याग पत्र जो होता है अपने से बड़े अधिकारी को दिया जाता है, अपने से ऊंचे पद के व्यक्ति को दिया जाता है। लेकिन राष्ट्रपति से ऊंचा पद तो कोई है ही नहीं हमारे देश में। तो राष्ट्रपति त्याग पत्र किसको देता है, अपने से जूनियर को, अपने से नीचे वाले पद के व्यक्ति को सौंपता है। और राष्ट्रपति से जूनियर पद कौन सा है, उपराष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देता है बेटा, उपराष्ट्रपति को सौंपता है। और ध्यान रखना है, राष्ट्रपति जब उपराष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र सौंपेगा तो उपराष्ट्रपति इस बात की सूचना किसे देगा सबसे पहले। अब वो टाइम गया कि आपसे इतने आसान क्वेश्चन पूछ लेगा त्यागपत्र किसको देता है। उपराष्ट्रपति के पास त्यागपत्र आ गया तो उपराष्ट्रपति उस बात की सूचना किसको देगा कि राष्ट्रपति का त्यागपत्र आ गया मेरे पास। तो ध्यान रखना है, हमारी लोकसभा के 2 सदन होते हैं, एक होता है राज्यसभा, एक होता है लोकसभा। राज्यसभा का सभापति खुद उपराष्ट्रपति होता है। तो राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति होता है। इसका मतलब उपराष्ट्रपति के पास त्यागपत्र आया तो राज्यसभा को तो सूचना मिल गई कि राष्ट्रपति ने त्यागपत्र दे दिया। एक सदन को सूचना मिल गई, दूसरे सदन के पास सूचना पहुंचानी क्या है, जरूरी है। और दूसरे सदन में सूचना पहुंचानी है मतलब लोकसभा के पास सूचना पहुंचानी है। तो उपराष्ट्रपति लोकसभा के प्रत्येक सदस्य को जाकर थोड़ा ना बताएगा कि त्यागपत्र आ गया, त्यागपत्र आ गया, त्यागपत्र आ गया। वो क्या करेगा, वो लोकसभा के अध्यक्ष को सूचना देगा कि मेरे पास राष्ट्रपति का त्यागपत्र आ गया है। तो ध्यान रखना है, उपराष्ट्रपति इस बात की सूचना सबसे पहले किसे सौंपता है, तो उपराष्ट्रपति सूचना देता है लोकसभा के अध्यक्ष को। और ध्यान रखना है, राष्ट्रपति का पद ऐसा है हमारे देश में जो कभी भी 1 मिनट के लिए भी खाली नहीं रह सकता। राष्ट्रपति का पद बेटा, जब राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र दे देता है तो जब उसका पद खाली होता है तो राष्ट्रपति की जगह क्या होता है, एक कार्यवाहक राष्ट्रपति आ जाता है। कार्यवाहक राष्ट्रपति मतलब ये अस्थायी होता है, परमानेंट नहीं होता। कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कौन कार्य करता है, यदि राष्ट्रपति का पद खाली हो जाए तो उपराष्ट्रपति कार्य करता है। लेकिन कार्यवाहक राष्ट्रपति हमेशा के लिए नहीं रहेगा, ये अस्थायी पद है तो ये अधिकतम 6 महीने तक ही अपने पद पर रह सकता है। ध्यान रखना है, कार्यवाहक राष्ट्रपति। राष्ट्रपति का पद खाली हो गया तो उपराष्ट्रपति आएगा कार्यवाहक के रूप में। यदि उस समय उपराष्ट्रपति का पद भी खाली है तो उपराष्ट्रपति का पद भी खाली है तो कौन सा व्यक्ति आ जाएगा, उसकी जगह आ जाएगा भारत का मुख्य न्यायाधीश। ध्यान से समझना है इसको भाई, क्या बता रहा हूं मैं आपको कि राष्ट्रपति का पद खाली हो गया तो उनकी जगह आ जाएगा उपराष्ट्रपति। कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करेगा जो अधिकतम 6 महीने तक कर सकता है। 6 महीने के अंदर अंदर नए राष्ट्रपति का चुनाव करवा के नया व्यक्ति स्थायी रूप से राष्ट्रपति चुन लेना जरूरी होता है। मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि यदि राष्ट्रपति का पद खाली हो जाए, उस समय उपराष्ट्रपति का पद भी खाली है किसी कारणवश या बाद में हो जाए,
तो अब राष्ट्रपति भी नहीं है, उपराष्ट्रपति भी नहीं है, तो राष्ट्रपति की जगह कौन आएगा? भारत का मुख्य न्यायाधीश उसकी जगह आएगा। यदि भारत के मुख्य न्यायाधीश का पद भी खाली है, उस समय भी ना राष्ट्रपति है ना उपराष्ट्रपति है ना भारत का मुख्य न्यायाधीश है, वो भी पद भी खाली है, तो फिर कौन आएगा कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करने के लिए? तो आपको ध्यान रखना है, यदि दोनों पद खाली हो जाएं, तो दोनों पद खाली हैं तो कौन आएगा? सर्वोच्च न्यायालय का ही सबसे, सुप्रीम कोर्ट का सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश। वरिष्ठ न्यायाधीश का मतलब होता है सबसे सीनियर जज। भाई 34 जज जो है हमारे सुप्रीम कोर्ट के अंदर मैक्सिमम हो सकते हैं। ये तो है नहीं कि 34 के 34 ही पद खाली पड़े हो, ऐसा तो नहीं हो सकता। कोई तो होगा जो अपने पद पर होगा सबसे सीनियर, अगर मुख्य न्यायाधीश नहीं है तो जो सबसे सीनियर है उस समय वो है उपराष्ट्रपति के, राष्ट्रपति के रूप में आ जाएगा, कार्यवाहक राष्ट्रपति के पद को संभालेगा वो। लेकिन कितने समय तक संभाल सकता है बेटा? 6 महीने तक ही संभाल सकता है। 6 महीने के अंदर अंदर नया चुनाव करवा के नया परमानेंट राष्ट्रपति चुन लेना जरूरी होता है। ठीक है, चलो इसके बाद देखो आगे अगला क्वेश्चन है, वित्त आयोग का गठन होता है, वित्त आयोग का गठन होता है संविधान के प्रावधानों के अंतर्गत, प्रधानमंत्री की सिफारिश पर, संसद द्वारा या वित्त मंत्रालय के परामर्श से। तो वित्त आयोग का जो गठन होता है बेटा, वित्त आयोग का गठन तो संविधान के प्रावधानों के अंतर्गत होता है। संविधान में वित्त आयोग का वर्णन है, और कौन से आर्टिकल के अंदर वित्त आयोग का वर्णन है? अनुच्छेद 80 के अंदर वित्त आयोग का वर्णन किया गया है। तो संविधान के अंदर प्रावधान है हमारे वित्त आयोग का, अनुच्छेद 280 के तहत वित्त आयोग का गठन किया जाता है। और वित्त आयोग का गठन करता कौन है अगर आपसे पूछे तो? वित्त आयोग का गठन करता है राष्ट्रपति। और कितने वर्षों के लिए करता है वित्त आयोग का गठन? तो ध्यान रखना है 5 वर्षों के लिए वित्त आयोग का गठन किया जाता है। पहले वित्त आयोग का गठन कब किया गया था? तो पहले वित्त आयोग का गठन किया गया था 1951 के अंदर किया गया था बेटा। पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे अगर आपसे पूछ ले तो पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष थे के.सी. नियोगी, के.सी. नियोगी। और वर्तमान में आपसे पूछे तो वर्तमान में 15वें वित्त आयोग की रिपोर्ट लागू है बेटा। वर्तमान में 15वें वित्त आयोग की रिपोर्ट लागू है, और 15वें वित्त आयोग के जो अध्यक्ष हैं वो कौन है? एन.के. सिंह। एन.के. सिंह 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे हमारे। ठीक है, इनकी रिपोर्ट अभी हमारे देश में वर्तमान में लागू है। वित्त आयोग का काम क्या होता है? केंद्र और राज्यों के बीच में वित्त का बंटवारा करना इसका मुख्य कार्य होता है। और भी होते हैं लेकिन मुख्य कार्य ये होता है कि केंद्र और राज्यों के बीच में पैसों का बंटवारा करना। केंद्र सरकार की जो इनकम है उसमें से कितना हिस्सा किस राज्य के पास जाएगा, ये इसका मुख्य कार्य होता है बांटना वित्त आयोग का। ठीक है, ये इतनी सारी बातें आपको वित्त आयोग से ध्यान रखनी है। चलो नेक्स्ट है कि संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान संशोधन की प्रक्रिया दी गई है? संविधान संशोधन का मतलब होता है संविधान में बदलाव करना या संविधान में सुधार करना। और ये संविधान में संशोधन की जो प्रक्रिया है ये बेटा साउथ अफ्रीका के संविधान से ली गई है। साउथ अफ्रीका के संविधान से संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया ली गई। किस अनुच्छेद के अंतर्गत है ये पूछा है आपसे। तो मैं आपको बता दूं कि भारत के संविधान में कुल 3 प्रकार से संशोधन किया जा सकता है बेटा। 3 प्रकार से संशोधन हो सकता है। कैसे हो सकता है? पहला तो है संसद के सामान्य बहुमत द्वारा। संसद के सामान्य बहुमत द्वारा। सामान्य बहुमत का मतलब होता है जितने सदस्य हैं कुल सदन के, उसके आधे से अगर एक ज़्यादा व्यक्ति सहमत है तो वो संशोधन किया जा सकता है। ये तो हो गया सामान्य बहुमत। दूसरा है संसद के विशेष बहुमत द्वारा, स्पेशल मेजॉरिटी। संसद के विशेष बहुमत द्वारा। विशेष बहुमत का मतलब क्या होता है कि 2 चीजें हैं इसमें। विशेष बहुमत का मतलब कुल सदस्यों का बहुमत, कुल सदस्यों का बहुमत तथा, समझना है ध्यान से आपको इसको, तथा उपस्थित व मतदान करने वालों का 2/3 बहुमत।
इन दोनों संख्याओं में से जो संख्या बड़ी होगी वो संख्या लेनी पड़ती है हमें। उदाहरण के लिए मान लो कि लोकसभा के अंदर कोई बिल है और लोकसभा के मान लो 545 सदस्य है वर्तमान में, कोई संविधान संशोधन बिल आया, उसको पास करवाना है किससे? विशेष बहुमत से। तो क्या चाहिए हमें? एक तो कुल सदस्यों का बहुमत। कुल सदस्यों का बहुमत होता है कुल सदस्यों का आधा प्लस एक, मतलब 545 का आधा प्लस एक लगभग 273 प्लस हो जाएगा, ये 273 से ज़्यादा सदस्य चाहिए। दूसरा है उपस्थित और मतदान करने वालों का बहुमत। मान लो अब ये तो है नहीं कि जिस दिन मतदान होगा उस बिल पर सारे 545 के 545 लोग ही उपस्थित होंगे, कोई कंपलसरी नहीं है कि 545 के 545 ही आए हुए होंगे। हो सकता है कि उस दिन संसद के अंदर हम मान लेते हैं कि 450 लोग ही आए हुए थे लोकसभा के अंदर, उपस्थित है मतदान करने के लिए, इनका 2/3 बहुमत निकालो। इनका 2/3 बहुमत कितना आएगा? इसको काट दो, 150 और 2 से 300। अब कुल सदस्यों का बहुमत था 273 और उपस्थित में मतदान करने का 2/3 कितना नंबर आ रहा है? 300। इन दोनों में से जो ज़्यादा संख्या होगी वो लेनी पड़ती है हमें। तो 300 जो है वो वोट चाहिए होंगे विशेष बहुमत से पास करवाने के लिए, आदेश वाले से काम नहीं चलेगा। अब मान लो 450 की बजाय उस दिन संविधान लोकसभा के अंदर मान लो 150 लोग ही आए हुए थे, तो उपस्थित में मतदान करने वाले लोग कितने हैं? 150। इसको काटो, कितना आएगा? 50, 50 दूनी 100। अब 100 से काम नहीं चलेगा, अब 100 संख्या ज़्यादा है या कुल सदस्यों का बहुमत ज़्यादा है? कुल सदस्यों का बहुमत ज़्यादा है, 273 है, तो वो आपको लेने पड़ेंगे। ठीक है, वो डिपेंड करता है कितना आपको नंबर कौन सा ज़्यादा आ रहा है, या तो सामान्य बहुमत वाला या 2/3 बहुमत वाला। इस प्रक्रिया को कहा जाता है संसद का विशेष बहुमत। विशेष बहुमत के अलावा 3 प्रकार से संशोधन होता है, तो तीसरा कौन सा है? तीसरा ध्यान रखना है, उसको कहा जाता है संसद का विशेष बहुमत। एक तो विशेष बहुमत तथा आधे राज्यों की विधानसभाओं के बहुमत से, आधे राज्यों की विधानसभाओं की सहमति से। मतलब विशेष बहुमत तो होगा ही होगा, साथ के साथ राज्यों की जो विधानसभाएं हैं, अगर 28 राज्य हैं तो 14 राज्यों की विधानसभाओं से भी उस संशोधन को हमें मंजूरी लेनी पड़ेगी। अब समझो हमारे प्रश्न का उत्तर ये 2 और 3 जो नंबर हैं, दूसरा और तीसरा, ये इस प्रकार का संशोधन करने के लिए कौन सा अनुच्छेद चाहिए? अनुच्छेद 368 के द्वारा ये किया जाएगा। सामान्य बहुमत में कोई सी अनुच्छेद की जरूरत नहीं होती। तो संविधान में संशोधन करने की जो प्रक्रिया है वो कौन से अनुच्छेद के अंदर है? अनुच्छेद 368 में है। और 2 प्रकार से अनुच्छेद में संशोधन होता है 368 के द्वारा। 2 प्रकार से संविधान में संशोधन किया जा सकता है, विशेष बहुमत से और विशेष बहुमत व आधे राज्यों की विधानसभा की सहमति से। कुल पूछे कितने प्रकार से संशोधन हो सकता है संविधान में, तो कुल 3 प्रकार से हो सकता है बेटा, एक सामान्य बहुमत, एक विशेष बहुमत और एक विशेष और आधे राज्यों की विधानसभाओं की सहमति के द्वारा। ठीक है, चलो इसके बाद देखो अगला है, अगला क्वेश्चन देखो, अगला राज्य भारतीय संविधान के अंग नीति निर्देशक सिद्धांत। नीति निर्देशक सिद्धांत का स्रोत क्या है? बस आपसे ये पूछ रहा है नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं। नीति निर्देशक तत्व या सिद्धांत कहाँ से लिए गए हैं? तो आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं बेटा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपके पेपर के लिए काफ़ी बार ये क्वेश्चन आता है अलग अलग एग्जाम के अंदर। आयरलैंड के संविधान से लिया गया है इनको। दक्षिणी अफ्रीका के संविधान से क्या लिया है हमने? संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया अभी बताया था मैंने। संविधान में संशोधन की प्रक्रिया साउथ अफ्रीका से। ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया है हमने? ऑस्ट्रेलिया से लिया है एक तो संयुक्त बैठक, जॉइंट मीटिंग जो होती है आर्टिकल 108 के तहत। एक है समवर्ती सूची, जो कल वाली क्लास में आपको मैंने पढ़ाई थी, समवर्ती सूची। और एक प्रस्तावना की भाषा, ये भी बताया था मैंने आपको थोड़ी देर पहले। ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। अमेरिका से क्या लिया हमने? अमेरिका से लिया है हमने एक तो मौलिक अधिकार, दूसरा उपराष्ट्रपति का पद, इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट के जजों को हटाने की प्रक्रिया, इसके अलावा राष्ट्रपति पर महाभियोग,
महाभियोग का मतलब होता है राष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया। सुप्रीम कोर्ट हो गए, राष्ट्रपति हो गया। अमेरिका से और क्या लिया है हमने? न्यायिक पुनरावलोकन बेटा, न्यायिक पुनरावलोकन। न्यायिक पुनरावलोकन का मतलब होता है कि अगर संसद कोई ऐसा कानून बना दे जो संविधान के खिलाफ है, संविधान के किसी बात का उल्लंघन करता है, तो सुप्रीम कोर्ट के पास ये शक्ति होती है कि संसद के द्वारा बनाए गए उस कानून को वो रद्द कर सकती है सुप्रीम कोर्ट, ध्यान रखना है। ठीक है, इस शक्ति को क्या कहा जाता है? न्यायिक पुनरावलोकन कहा जाता है। तो ये सारी बातें जो हैं ये हमने ली हैं अमेरिका के संविधान से। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो। अगला है, किस एक्ट के तहत भारत सचिव की स्थापना की गई थी? भारत सचिव क्या था ये देखो। 1857 की क्रांति हुई थी हमारे देश के अंदर। क्रांति होने से पहले तक क्या होता था? भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन हुआ करता था। क्रांति के बाद क्या हुआ था? एक भारत परिषद अधिनियम आया था 1858 में। 1858 में क्या किया गया? कंपनी जो थी, कंपनी से भारत की सत्ता किसने ले ली? इंग्लैंड की संसद ने ले ली थी। कंपनी के हाथों से निकलकर भारत की सत्ता कहाँ चली गई? इंग्लैंड की संसद के हाथों में। तो ये कह सकते हैं 1857 की क्रांति तक जो है भारत किसका गुलाम था? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गुलाम था, और कंपनी यहाँ शासन चलाती थी। कंपनी के ऊपर नियंत्रण कौन रखती थी? इंग्लैंड की संसद, मतलब इनडायरेक्टली इंग्लैंड की संसद का शासन था। लेकिन क्रांति होने के बाद क्या हुआ? इंग्लैंड की संसद ने कंपनी को अपने अधिकार में ले लिया, यूं कह सकते हैं। कंपनी के ऊपर संसद ने ही नियंत्रण कर लिया, तो कंपनी का शासन खत्म हो गया और डायरेक्ट भारत के ऊपर शासन किसने शुरू कर दिया? इंग्लैंड की संसद ने शासन करना शुरू कर दिया। इंग्लैंड की संसद ने शासन करना शुरू कर दिया तो क्या हुआ? इंग्लैंड की जो महारानी थी, इंग्लैंड की महारानी को भारत की महारानी घोषित कर दिया गया बेटा। किस अधिनियम के द्वारा? 1858 वाले अधिनियम के द्वारा इंग्लैंड की महारानी को भारत की महारानी घोषित कर दिया गया। इंग्लैंड की संसद के अंदर एक नया पद बनाया गया, उस नए पद का नाम रखा गया भारत मंत्री। भारत मंत्री नामक एक नया पद बनाया गया, क्योंकि इंग्लैंड की संसद को संभालना है भारत को। और संसद के अंदर क्या होता है? हर एक डिपार्टमेंट को संभालने के लिए अलग अलग पद होते हैं, अलग अलग मंत्री होते हैं। कोई खेल मंत्री, कोई स्वास्थ्य मंत्री, कोई वित्त मंत्री, कोई रक्षा मंत्री, कोई विदेश मंत्री, वो अलग अलग अपने अपने विभाग को संभालते हैं। अब इंग्लैंड की संसद के पास जिम्मेवारी आ गई भारत को संभालने की। तो भारत को संभालने के लिए क्या हुआ? इंग्लैंड की संसद में एक नया पद बना दिया गया, भारत मंत्री। और मंत्री जो होता है बेटा, वो मंत्री कोई एक्सपर्ट नहीं होता अपने अपने विभाग का। जैसे कोई रक्षा मंत्री होता है तो रक्षा मंत्री ये नहीं है कि उसने आर्मी में काम किया, एयरफोर्स में काम किया, वो होता है। उस मंत्री की सहायता के लिए क्या होता है? एक सचिव होता है, एक सेक्रेटरी होता है, जो कोई ना कोई आईएएस अधिकारी जो होता है उसको बनाया जाता है, जो उस डिपार्टमेंट का क्या होता है? उस अपने अपने विभाग का एक्सपर्ट होता है। तो उसी सेक्रेटरी को क्या कहा गया? हिंदी में सचिव कहा गया। तब ये भारत मंत्री बना दिया गया। इस मंत्री की सहायता के लिए क्या किया गया? उसको एक सेक्रेटरी दिया गया जिसे सचिव कहा गया। तो भारत मंत्री की सहायता के लिए एक पद बनाया गया जिसको कहा गया भारत सचिव। तो यही आपका उत्तर था। प्रश्न था उत्तर क्या कि भारत सचिव जो है वो किसकी सहायता से स्थापित किया गया? तो इसी अधिनियम के तहत हुए थे सारे काम, ये 1858 के तहत। भारत परिषद की सहायता के लिए सुन लो, भारत परिषद की सहायता, ये भारत सचिव की सहायता के लिए एक भारत परिषद का गठन किया गया था, इंडियन काउंसिल जिसको कहा जाता है। और इस भारत परिषद में कुल 15 सदस्य होते थे। और बाद में भारत का जो गवर्नर जनरल था, पहले तो होता था गवर्नर जनरल 1857 की क्रांति से पहले, इस गवर्नर जनरल के पद को बना दिया गया वायसराय के पद। गवर्नर जनरल के पद को वायसराय के पद में बदल दिया गया। और पहला वायसराय हमारे देश में कौन बना था? कैनिंग बना था, जो 1857 की क्रांति के समय गवर्नर जनरल होता था हमारे देश का। ठीक है, सारी बातें आपको ध्यान रखनी है, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं आपके पेपर के लिए। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो। बस हो गया, इतना ही है भाई। ठीक है, तो कैसी क्लास लगी जल्दी से कमेंट करके मुझे बताना। अगर आपको क्लास पसंद आई है तो जल्दी से शेयर ज़रूर कर दो भाई सभी बच्चों के पास, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आपको कंटेंट जो है यहाँ पर मिल सके। क्योंकि आप जितना ज़्यादा शेयर करोगे, जितने ज़्यादा बच्चे हमें प्यार देंगे, उतना ज़्यादा हम अच्छा कंटेंट आपके सामने लाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो बाय बाय, मिलते हैं अगली क्लास के अंदर। ध्यान रखना अपना सभी बच्चे, और पढ़ते रहो, मस्त रहो भाई। ठीक है, बाय।